कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास 12th के लिए भी, बोर्ड के लिए भी, और नीट के लिए भी, जेई मेंस के लिए, आईआईटी एडवांस के लिए। सुनो भाई, एडिशन कंपाउंड किसे कहते हैं? जब हम दो या दो से ज्यादा सोल्ट को मिक्स करके क्रिस्टलाइज होने के लिए छोड़ देते हैं, जो बनेगा उसको क्या कहेंगे? एडिशन कंपाउंड। दो टाइप का होता है, डबल सोल्ट एंड मिक्स सोल्ट। डबल सोल्ट वो होते हैं जो 100% आयनाइज हो जाए सॉल्यूशन में। इसके एग्जांपल कार्नोलाइट, मोर साल्ट, पोटेशियम सोल्ट, पोटेशियम। इनको अगर पानी में छोड़ दोगे ना तो एक पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, इन आयन का टेस्ट देगा, ये फेरस का, सल्फेट का और NH4+ का टेस्ट देगा, ये पोटेशियम का, एल्यूमिनियम 3+ का और सल्फेट का टेस्ट देगा। ठीक, बट ऐसे मिक्स सोल्ट जो 100% आयोनाइज नहीं होंगे सॉल्यूशन में, उनको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। जैसे K4FeCN6 है, इसमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिखा होता है ये आयनाइज नहीं होता। यानी ये देखो, ये आयनाइज होकर पोटेशियम आयन तो देगा लेकिन Fe2+ और साइनाइड आयन नहीं देगा, इसलिए पोटेशियम आयन का टेस्ट देता है लेकिन साइनाइड और Fe2+ का टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाता है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आयनाइजेशन स्फीयर होता है। सेंट्रल मेटल एटम या लिगेंड, जो लिगेंड से, सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो लिगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। लिगेंड जो लोन पेयर डोनेट करेगा मेटल एटम को, वो लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। कैटायनिक हो सकता है, एनायनिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। न्यूट्रल अगर है उसका नेम एज इट इज लिखा जाता है, जैसे वाटर का एक्वा, NH3 अमाइन, CO कार्बोनिल, PS3 फॉस्फिन, जैसे ट्राइफेनल फॉस्फिन, pyridine, नाइट्रोसिल। और अगर कोई कैटायनिक है उसका सफिक्स लग जाता है IUM, नाइट्रोसिलियम या नाइट्रोसोनियम। बोलो कोई डाउट? एनायनिक लिगेंड में सफिक्स लग जाता है O, जैसे हाइड्राइडो, हैलाइडो, हाइड्रोक्सो, है ना, ऑक्साइडो, परऑक्साइडो, सल्फाइटो, सल्फेटो, सल्फाइडो, नाइट्राइटो, नाइट्रेटो, अमाइडो, इमिडो, नाइट्राइडो। ठीक, नेक्स्ट डाइडेंटेड लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिनकी डेंसिटी 2 होती है, 2 डोनर एटम होते हैं। एग्जांपल इथाइलिन डायमीन और इथेन 1,2-डायमीन, इसको स्मॉल EN से रिप्रेजेंट करते हैं। आपके सामने स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट ऑक्सलेटो OX, इसका फॉर्मूला लिखा है, ये ऑक्सलेटो है, ऑक्सैलिक एसिड का आयन। और ग्लाइसिनेटो, ये देखो, और जो आपका ग्लाइसिन होता था सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, उसका H+ हटा दो। ठीक, ऑक्सीजन डोनर है और नाइट्रोजन डोनर है, अनसिमेट्रिक हो जाएगा। डाइमिथाइल ग्लाइओक्साइड, ये होता है स्ट्रक्चर इसका, ये स्ट्रक्चर याद करो बस, ये वाला ये स्ट्रक्चर होता है। ये न्यूट्रल होता है, कैसा होता है? न्यूट्रल लिख लो यार इसको ना। नेक्स्ट पॉलीडेंटेड, जिसमें 2 से ज्यादा डोनर एटम होते हैं। डाइथाइलिन ट्राइमीन हो गया, तो इसमें 2 इथाइलिन है और एक बीच में NH आ गया है और साइड में NH2 आ गए। ट्राइथाइलिन टेट्रामीन, इसमें 4 नाइट्रोजन डोनर एटम आएंगे। नेक्स्ट क्या हो गया? दिशा ज्यादा खुश मत हो, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। ट्रिस 2 अमीनो इथाइल अमाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एनसीईआरटी में है, नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ट्रिस 2 अमीनो इथाइल अमाइन आज तक नहीं आया है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाना सीख लो। देखो अमाइन है ना, अमाइन तो NH3 रहा होगा, NH3 के नाइट्रोजन के तीनों हाइड्रोजन हटा दो, 3 वैलेंसी फ्री हो गई। और 3 वैलेंसी फ्री करके ये देखो, ये क्या है आपका? दिस इज यहां पे 1 2, ये 2 अमीनो इथाइल होता है, तो 3 अमीनो इथाइल लगा दो, 1 2 3, तो ये होगा ट्रिस 2 अमीनो इथाइल अमीन। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा ये कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेड, डाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, टेट्राडेंटेड। और चारों कौन से डोनर एटम है? नाइट्रोजन है। बोलो कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, EDTA होता है। ये इथाइलिन 2 NH2 लगे, उसके हाइड्रोजन हटाए, 4 एसीटेट लगा दिए, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो। इसमें 2 डोनर नाइट्रोजन है, 4 डोनर ऑक्सीजन है, हेक्साडेंटेड लिगेंड है। फिर इसके बाद क्या आएगा? चिलेट लिगेंड, ऐसा लिगेंड जिसमें 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटम है और साइमल्टेनियसली डोनेट कर दे तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट इज कॉल्ड चिलेशन प्रोसेस। और लिगेंड को कहते हैं चिलेट लिगेंड, और कंपाउंड को चिलेट कंपाउंड। तो जिसमें डोनर एटम ज्यादा होंगे वो चिलेट कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे कैल्शियम EDTA ज्यादा स्टेबल होगा कैल्शियम ऑक्सैलेटो से। ठीक कर दोगे? इसमें 6 डोनर एटम, इसमें 2 ही डोनर एटम है। नेक्स्ट एम्बिडेंटेड लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिसमें 2 डोनर एटम होते हैं लेकिन एक टाइम पे एक ही डोनेट करता है। जैसे साइनाइड में कार्बन डोनेट करे तो साइनाइडो, और नाइट्रोजन डोनेट करे तो आइसोसाइनाइडो होता है। और इसमें SCN में थायोसाइनेटो है, सल्फर डोनेट करे तो, नाइट्रोजन करे तो आइसोथायोसाइनेटो। वेरी इंपॉर्टेंट, NO2- में अगर नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट करता है नाइट्राइटो N, और इसमें अगर ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट करता तो नाइट्राइटो O। ध्यान रखना इसका इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में IUPAC नेमिंग में इंपॉर्टेंट है ये।
फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड जो अपनी जिनकी डेंसिटी फ्लेक्सिबल होती है, यानी वो अपनी डेंसिटी चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें देखो CONH3 सल्फेट, कोबाल्ट यहाँ +3 में है, ये 6 बॉन्ड बनाता है। 5 अगर अमोनिया के साथ बनाए तो सल्फेट के साथ कितने बनाएगा? 1। तो यहाँ पे सल्फेट की डेंसिटी 1 हो गई, मोनोडेंटेड है। और यहाँ पे CONH4 सल्फेट है, अगर नाइट्रोजन के साथ 4 बना लिए तो सल्फेट के साथ कितने बनाएगा? 2। तो यहाँ पे डाइडेंटेड हो गया। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, भाई जैसे Ag+ है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, यानी जितने उसके साथ ना कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे कॉपर अमोनिया के साथ 4 बना रहा है, 4 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। ये इसका भी 4 है, निकिल का यहाँ भी 4 है, पैलेडियम का 4 है, Pt का 4 है, यहाँ पे 4 मोनोडेंटेड लिगेंड है, 4 हो गया। ये देखो ये क्या 4 5 6 हो गया, ठीक। इसका 6 है, ये 3 और 3 6, ये 2 और ये अकेला 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 2 2 4, 4 2 6 हो जाएंगे। ये 3 3 6 हो गया, ये अकेला ही 6 बनाएगा, 6 हो गया। ऑक्सीलेटो 2 बनाता तो 3 होंगे तो 6 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम का, भाई आप क्या क्या करो, जिसका फाइंड आउट करना उसका x मान लो, और x मानने के बाद बाकी का ना अगर न्यूट्रल टोटल करके सम इक्वल टू 0 कर दो, और कोई आयन है जैसे यहाँ पे आ रहा तो इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन आयन कर दो, तो आ जाएगा सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक। इसमें इंपॉर्टेंट ये वाला है आयरन का, इसमें x माना, वाटर का 5 × 0 NO इसमें +1 में होता है, और सल्फेट -2 में, ओवरऑल 0, x = +1 आ गया। एक ये वाला इंपॉर्टेंट है Fe4 FeCN6 थ्राइस। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपको कैसे पता चला कि इसमें +3 है बाहर वाले आयरन पे? भाई एक बात बताओ, अगर मुझे ना पता हो मैं क्या करूंगा इधर, मुझे एक बात का तो पता ना, यहाँ पे जो कैटायन पे टोटल चार्ज होगा, एनायन पे टोटल चार्ज हो क्या होगा? सेम होगा ना। तो यहाँ पे 4 कैटायन है और 3 एनायन बन रहे हैं, तो एक बात बताओ कैटायन पे चार्ज कितना होना चाहिए और एनायन पे सेम होना चाहिए ना? कैसे? इनका एलसीएम लो, 4 का और 3 का एलसीएम 12, तो इस पे टोटल +12 और इस पे टोटल -12, तो +12 और -12 तो लिख सकते हो। तो 4 आयरन पे +12 है तो एक पे कितना होगा? +3। समझे कि नहीं समझे? ऐसे आएगा, तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया था, इस पे +3 और इस पे -4। समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट कर लोगे तो फिर इसका x मान लो, 4 × +3 + x + 6 × -1, और ये 3 है, ओवरऑल 0, तो x = +2 आ गया। इसके बाद आएगा होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें एक ही टाइप के लिगेंड होते हैं उसको होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और जिसमें एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड होते हैं उसको हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। वर्नर थियरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों फॉर्म होते हैं उसके लिए डिफरेंट थियरी आई, जिसमें सबसे पहले थी वर्नर थियरी। वर्नर थियरी ने क्या बोला? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर, और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? आयोनिक लिगेंड के कारण, और कोऑर्डिनेशन नंबर यानी सेकेंडरी वैलेंसी होती है किसी भी लिगेंड के कारण। भाई चार्ज तो आयन के कारण आएगा ना, कैटायन या आयन के कारण। नेक्स्ट, ये आयनाइजेबल है, यानी इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो सकती है। सेकेंडरी वैलेंसी चेंज नहीं होती, नॉन आयनाइजेबल है। प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आपकी डायरेक्शनल नहीं है नेचर में, क्योंकि वो ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताती। कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी वैलेंसी ये डायरेक्शनल है, क्योंकि वो बताती है ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 लीनियर हो जाएगा, 4 है टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर आएगा, 5 है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आएगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो ऑक्टाहेड्रल आएगा। ये कुछ एग्जांपल लिखे मैंने। Ag+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, PD का +2 में 4 होता है, और ये जो आपके आयंस लिख रखे हैं इनका 4 या 6 होता है, नीचे वाले आयंस का 6 होता है। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, कहीं रटने लग जाओ, ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद ये कंपाउंड के एक कॉलम दे रखा है, इसमें इनकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी लिखी है। यहाँ पे लिख रखा टोटल आयन कितने बनेंगे, इसके कितने बनेंगे? 3 Cl- 1 कैटायन, 4 बन गए। इसके 2 Cl- 1 कैटायन, 3 बन गए। इसका 2 बन जाएंगे, 1 कैटायन 1 आयन, और इसके 0। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl precipitated when 1 mole of that compound is treated with excess of AgNO3। तो इसने 3 Cl- दिए तो 3 मोल AgCl, इसने 2 Cl- दिए 2 मोल AgCl, इसने 1 दिया तो 1 मोल। कर लोगे ऐसे। हाईएस्ट कंडक्टेंस किसकी है? पहले की, और लिस्ट कंडक्टेंस किसकी है? 4th की, ठीक। कर लोगे ऐसे। अगर आपसे कभी पूछा जाए भाई 0.002 मोल AgCl is precipitated by reaction of excess AgNO3 with which of the following compound, और कंपाउंड दे दिया 0.001 मोल, कौन सा? सेकंड। कर लोगे ना ऐसे। व्हाइट बीपीटी कौन बनाएगा? BaCl2 के साथ, यानी BaSO4 कौन बनाएगा? जिसमें सल्फेट आयन क्या होगा? आयनेशन स्फीयर में होगा, ठीक। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, जैसे 1:1, 2:1, 2:2, इसका मतलब होता है चार्ज ऑन कैटायन एंड चार्ज ऑन एनायन का रेशियो। तो और मैग्नीट्यूड लिखेंगे ओनली। NaCl है 1:1, MgCl2 है 2:1, MgSO4 2:2, AlCl3 3:1, Al2SO4 थ्राइस। इधर आ जाओ, ये एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो आज तक एग्जाम में नहीं आई। इसमें आपके कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, यहां बता रखा है आयंस कितने बनेंगे, वहां पे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। पहले वाला कैसा है, चार्ज ऑन कैटायन इज टू चार्ज ऑन एनायन बता दो, चार्ज का रेशियो मैग्नीट्यूड बताना बस, 3:1 टाइप, और ये 2:1 टाइप। इसमें कैटायन पे +1 चार्ज, एनायन पे -1, 1:1। ये भी कैटायन पे +1, एनायन पे -1, 1:1। ठीक, तो ये सारे टाइप लिख रखे हैं। साथ में इनके कलर भी रखे, ये येलो है, ये पर्पल है, ये ग्रीन, ये वॉयलेट। दोनों का फॉर्मूला सेम है, फिर भी कलर डिफरेंट, बिकॉज दे आर सिस ट्रांस आइसोमर्स। हाँ, याद करना पड़ेगा, कलर याद करना, नो डाउट। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बस इसने पता क्या बताया था, बोला कोई भी कंपाउंड है ना जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, उसमें सेंट्रल मेटल एटम अपना टोटल कितने इलेक्ट्रॉन तब तक लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा लिगेंड से, जब तक उसका टोटल इलेक्ट्रॉन कितना नहीं हो जाता, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन गेन नहीं कर देता। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करते हैं, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इन कंपाउंड के फाइंड आउट करके देख लेना, जैसे NiCO4 में 36 आएगा, K4FeCN6 में 36 आएगा, और नीचे वाला जो PdNH3 twice Br2Cl2 लिखा है इसमें 54 आएगा। बट इसमें फेल हो गया, इसमें फेल हो गया, तो कई जगह फेल हो गया था, आपके सिलेबस में नहीं है। इसकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, टू डिटरमाइन नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड। कार्बोनिल ग्रुप कितने हैं, NiCO में कितने होंगे 4, FeCO में कितने होंगे 5, CrCO में कितने होंगे 6, ताकि वो उसका क्या कर सके, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन कर सके। MnCO क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसके पास टोटल 37 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इजिली रिलीज कर देगा। VCO6 वर्क एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उसके पास 35 है, उसको एक और चाहिए, 36 हो जाएगा। IUPAC नोमेनक्लेचर, जब भी आप किसी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखेंगे, पहले कैटायन फिर एनायन लिखा जाता है, और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में पहले मेटल उसके बाद लिगेंड्स आएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ध्यान रखना, ये गलती कराएगा एग्जामिनर एक दिन, पता नहीं उसको, कोचिंग वाले इस पे ध्यान नहीं देते, कोई टीचर ध्यान नहीं देता है। आप जाकर के अपने नोट्स चेक करना पिछले साल के, और एनसीईआरटी में लिखा है। नेक्स्ट रूल्स लिखो, पहला रूल क्या कहता है, बोलो। पहला रूल ये कहता है कैटायन लिखा जाएगा सबसे पहले। दूसरा, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नेम लिखेंगे, पहले लिगेंड्स का नेम लिखा जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फॉलोड बाय नेम ऑफ मेटल, और ब्रैकेट में रोमन में ऑक्सीडेशन नंबर। देन तीसरा रूल क्या था, अच्छा लिगेंड अगर आपके ज्यादा है तो डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा यूज करेंगे एज ए प्रीफिक्स, मोनोडेंटेड के लिए या सिंपल लिगेंड के लिए, और बिस, ट्रिस, टेट्रा किस यूज करते हैं पॉलीडेंटेड या कॉम्प्लेक्स के लिए, और न्यूट्रल लिगेंड को एज इट इज, और कैटायन के केस में IUM सफिक्स, और एनायन के केस में O। फिर उसके बाद आपने क्या सीखा था, तीसरा रूल क्या था, देयर इज नो स्पेस बिटवीन देयर इज नो स्पेस इन IUPAC नेम। ठीक, हाँ, आप अल्फाबेट को, डिजिट को हाइफन से सेपरेट करेंगे और डिजिट को कोमा से। फिर क्या था, अगर आपका लिगेंड एनायनिक है तो उसमें क्या लिखा जाता है, 8 लिखते हैं पहले, है ना, उसमें सफिक्स क्या यूज करते हैं 8, और कभी भी नंबर ऑफ आयंस रिप्रेजेंट नहीं किए जाते हैं। अब ये IUPAC नेम्स है, कर लोगे अपने आप, जैसे ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा क्रोमियम, ब्रैकेट में 3 क्लोराइड, ऐसे पहले आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करने हैं, कर लोगे ना। IUPAC नेम, ठीक, फॉर्मूला से IUPAC नेम, किसी को कोई डाउट इसमें पूछ लो। ठीक, अब इसके बाद ये ऐसे सारे एग्जांपल मैंने कराए, आपको लिख लिख के देखने हैं घर पे, और लास्ट में ये जो IUPAC नेम मैंने आपको लिखे हैं, इनका फॉर्मूला, इसमें किसी को कोई डाउट हो कैसे लिखना, लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट, लिथियम लिखा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट शुरू, मेटल, और फिर लिगेंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो जाएंगे ऐसे। ध्यान रखना ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस होनी चाहिए। कर लेंगे नहीं कर लेंगे, बताऊं कोई लास्ट वाला, आयरन 3 हेक्सासाइनाइडोफेरेट Fe+3 में है, FeCN6, ये +2 में तब आएगा जब इसके ऊपर 4- होगा, और इसमें 3+, तो 3+, 4- बैलेंस करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से। आइसोमेरिज्म, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाए, दे आर आइसोमर्स, फिनोमेना इज आइसोमेरिज्म। 2 टाइप का होता है, स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें स्वयं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, उसको स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स कहते हैं, फिनोमेना को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या
कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। 4 टाइप का होता है, आयोनाइजेशन, सोलवेट या हाइड्रेट, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। लास्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट अलग हो जाए। 2 टाइप का होता है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। सबसे पहले आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दिस इट इज ऑब्जर्व ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ लिगेंड एंड काउंटर आयन। यानी आयोनाइजेशन स्फीयर में जो आयन है ना और जो लिगेंड में एनायन है वो आपस में इंटरचेंज करते हैं, ठीक। तो उसके कारण क्या बन जाएगा, आयोनाइजेशन आइसोमर। कोई डाउट? नेक्स्ट, सोलवेट एंड हाइड्रेट, सोलवेट या हाइड्रेट आइसोमर। इसमें क्या होता है, ये स्पेशल केस है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का। बस डिफरेंस क्या आया इसमें ना, लिगेंड जो है ना, एनायनिक लिगेंड जो था और काउंटर एनायन जो था आयोनिक स्फीयर में, वो इंटरचेंज कर रहे थे। तो यहां पे एनायन जो है ना काउंट उसमें आयोनाइजेशन स्फीयर में, वो न्यूट्रल लिगेंड के साथ इंटरचेंज करता है। तो इसको हमने स्पेशल दे दिया, स्पेशल केस नेम दे दिया सोलवेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो इसमें ऐसा बोल सकते हैं, इट इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ सोलवेंट और वाटर मॉलिक्यूल इन फॉर्म ऑफ लिगेंड विद काउंटर आयन। बोलो, दिशा समझ में आया? आपने डाउट पूछा था ये, ठीक है, कर लोगे? ये हो गया CONH3 के साथ Cl3, एक Cl अंदर गया, एक अमोनिया बाहर आ गया। 2 Cl अंदर गए, 2 अमोनिया बाहर आ गई। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता तीनों Cl अंदर जाए और 3 अमोनिया बाहर आए, क्योंकि ये बाहर ओनली न्यूट्रल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये वाला NCERT एग्जांपल आपका, इसके 3 हाइड्रेट आइसोमर बनेंगे। तो पहला और दूसरे का कलर दे रखा उसने, इसका वायलेट होता है, इसका ग्रे ग्रीन। कोई डाउट? चलो, लिंकेज आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होगा, जब एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो तो ड्यू टू चेंज ऑफ डोनर एटम क्या हो जाता है, लिंकेज डिफरेंट हो जाता है। दे आर कॉल्ड लिंकेज आइसोमर्स एंड फिनोमेना इज नोन एज लिंकेज आइसोमेरिज्म। NO2 में नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे ONO, तो इसका नेम लिखो ना, पेंटामाइन नाइट्राइटो N लिखोगे, कोबाल्ट ब्रैकेट में 3 क्लोराइड। ये होगा पेंटामाइन नाइट्राइटो O, कोबाल्ट ब्रैकेट में 3 क्लोराइड। ये येलो होता है, ये रेड होता है, NCERT ने लिख रखा है। ये थायोसाइनेटो S है, ये थायोसाइनेटो N। कर लोगे? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में जब आपका कैटायन एज वेल एज एनायन आयनिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो उस केस में क्या होता है, ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बन जाएगा, फिनोमेना कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक, मैंने आपको एक वो सिखाया था, देखो बहुत ही अच्छा असर्शन रीजन बन सकता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पे। क्या लिख देगा, CrNH36 COCN6 एंड CONH36 एंड CrCN6 आर कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, आर एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। असर्शन हो गया। रीजन में लिख देगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन कंपाउंड्स व्हिच हैव cation as well as anion in complex form, and it is observed due to interchange of metal ion between anionic and cationic complex। असर्शन राइट है, और जो बिकॉज लगाएगा ना बीच में, वो बोलेगा देखो सर सही तो है, यहाँ पे क्रोमियम और कोबाल्ट आपस में इंटरचेंज कर गए। ऐसा नहीं होता है, असर्शन राइट है, रीजन रॉन्ग है। ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ लिगेंड होता है, क्योंकि मेटल नहीं जाएगी लिगेंड के पास, लिगेंड आएगा मेटल के पास, क्योंकि लिगेंड डोनर है, तो डोनेट करने वाला आता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के पास। ठीक, गरीब को डोनेट करने आप जाते हो, अमीर आदमी गरीब को डोनेट करने जाता है। आज तक मैं कभी भी अंबानी के कपड़े फाड़ने नहीं गया हूं, नहीं समझे? ठीक चलो भाई, और ये भी मत लिख देना एनायन आगे लिख दिया और वो कर दिया ना कहीं लिगेंड, हाँ सर फिर तो ना CN को उसके साथ लिख देंगे। तो भाई ये एनायनिक और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स को सही से लिखना है। ये दोनों केस कर दोगे। एक बढ़िया क्वेश्चन बताऊं तुम्हें, आज तक देखो आइसोमेरिज्म पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो भी क्वेश्चन आता है उसमें क्या होता है, या तो आपको ना 2 कंपाउंड दे देगा, उनमें रिलेशन पूछ लेगा, या ये पूछ लेगा कौन सा इनमें से लिंकेज आइसोमेरिज्म का या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, लिस्ट 1 में क्या लिख देगा, आपके कंपाउंड लिख देगा, और लिस्ट 2 में उनमें टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म मैच द कॉलम करा लिया। मैं एक नया टाइप बता रहा हूं, एग्जामिनर को क्या करना चाहिए, मैच द कॉलम ही पूछना चाहिए, और लिस्ट 1 में लिख देना चाहिए 4 पॉइंट लिखेगा ABCD, और उन चारों में 2-2 IUPAC नेम लिख दे, और पूछे कि इनमें आपस में जो रिलेशन है उसको लिस्ट 2 में टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म के साथ मैच करो।
तो 8 आईपीएसी नेम आए, उनके 8 फॉर्मूले आपको लिखने पड़ेंगे और फिर उसको रिलेट करना। ये क्वेश्चन तीसरे अटेम्प्ट का हो गया। समझे या नहीं समझे? तो आजकल एग्जामिनर यही करेगा, क्वेश्चन टफ नहीं पूछेगा, लेंथी कर देगा, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर है कि आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछना है। भाई मैंने एनसीईआरटी से पूछा है, लेकिन 1 मिनट वाले को 3 मिनट का कर दिया है। समझे या नहीं समझे? ये भी मैं सिखाऊंगा। नेक्स्ट, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन तुम्हें पता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, लाइक सिस एंड ट्रांस। इसमें L1 ये जो डिस्टेंस है L1 एंड L2 डिफरेंट है कि नहीं है, ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले टेट्राहेड्रल कभी भी जीआई शो नहीं करेंगे, क्योंकि सिमेट्रिक ज्योमेट्री होती है, हर एंगल से डिस्टेंस सेम आएगा। लेकिन स्क्वायर प्लेनर शो करते हैं, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में ये तो क्या हो गया, सिस, और ये क्या हो गया, ट्रांस। एक 90 का भी एंगल होता है और 180 का भी, तो ये पोजीशन अलग हो गई, इसलिए वो शो करेंगे। ठीक, सिस का जैसे 1 2 के साथ 1 4 के साथ 3 2 के साथ 3 4 के साथ 90 डिग्री पे सिस, 1 3 के साथ 2 4 के साथ 180 डिग्री पे ट्रांस बनता है। ठीक, एग्जांपल MA4 के तो 0 बनेंगे, MA3B के भी 0 बनेंगे, MA2B2 के 2 बनेंगे, सिस एंड ट्रांस। जैसे सिस प्लेटिन एंड ट्रांस प्लेटिन, NH3 NH3 ClCl सिस, NH3 NH3 ClCl ट्रांस। फिर अगर यहाँ पे एक Cl की जगह Br आ जाए और ये ऐसे आ जाए, ये बन जाएगा MA2BC का केस, तो क्या हो जाएगा, वो सिस ये ट्रांस। कर दोगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो नीट 2026 एग्जाम में आ सकता है, एनसीईआरटी में भी है। MABCD टाइप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कितने जीआई बनेंगे? 3 बनेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कितने सिस कितने ट्रांस? 2 सिस 1 ट्रांस, एनसीईआरटी में लिखा है। कर लेंगे? ये देखो, ये 3 केस बनते हैं। पीटी यहाँ पे देखो NH3 फिक्स किया, NH3 के ट्रांस में Cl लिखा, NH3 के ट्रांस में Br लिखा, NH3 के ट्रांस में पिरिडिन लिखा। 3 ही केस बने। 2 सिस कैसे हुए? अमोनिया पिरिडिन के साथ सिस, अमोनिया पिरिडिन के साथ सिस, लेकिन अमोनिया पिरिडिन के साथ ट्रांस। बोलो कोई डाउट है क्या? बाकी किसी और को चेक करना चाहो, Cl Br के साथ सिस, Cl Br के साथ सिस, लेकिन Cl Br के साथ ट्रांस। तो हर केस में 2 सिस और 1 ट्रांस बनेगा। बोलो कोई डाउट? नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आपकी 12 ऐसी पोजीशन बनती है जो 90 डिग्री पे है। जैसे ये देखो 1, इन चारों के साथ क्या है, 90 डिग्री पे सिस, और नीचे वाला जो 6 ये कौन सा है, 4th, इन चारों के साथ सिस में, और ये चारों आपस में सिस। तो कितने हो गए? सिस के 12 केस बन गए जो आपके सामने लिखे, ट्रांस के 3, 1 4 2 5 3 6। कर लोगे? MA6 में 0 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, MA5B में 0, MA4B2 में कितना बनेगा, सिस और ट्रांस। MA4BC में कितना बनेगा, सिस एंड ट्रांस, 2 ही बनेंगे। MA3B3 जब NH3 A के सामने B है, हर केस में A के सामने B, A के सामने B, A के सामने B, फेसियल, एक दूसरे के सामने फेस करके बैठे हैं। फिर जब ये कटोरा बन जाए ऐसे, एक तो ये बन गया आधा कटोरा, और आधा कटोरा नीचे ये बन गया, यानी एक को इंटरचेंज कर दो, यानी उसमें पता क्या कर दिया, NH3 एक में ट्रांस हो गया, NO2 ट्रांस हो गया, तो उस केस में मेरिडोनल बन जाएगा, जिसको मर आइसोमर कहते हैं। MA थ्राइस में 0, MA2B2 में 2 बनेंगे, सिस और ट्रांस, और MA2BC भी लिख दे, क्या बनेंगे, 2। MABCDEF बन जाए तो इसका ध्यान रखना 15 आएंगे। कोई डाउट? ये छोड़ दो, फालतू के हैं, नीट में नहीं आएंगे, सीधा ये टेबल कर लेना। देखो आपके ना टोटल 13 केस बनते हैं जो आपके सामने लिखे हैं। MA6 में ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0 बनेगा, MA5B में 0 बनेगा। ये वाले केस जो येलो से लिखे आपके एनसीईआरटी में ध्यान रखना। जल्दी जल्दी बोलो, MA4B2 में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 2, MA4BC में, MA3B3 में कौन सा, सेकंड मर, MAA थ्राइस में 0, MAA2B2 या MAA2BC में 2, MABCDEF में 15। और ये एक बार बस देखना चाहो तो देख लो, कोचिंग के लिए नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। MA3B2C में 3, MA3BCD में 4, MA2B2C2 में 5, MA2B2CD में 6, MA2BCDE में 9। बस। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट दे शो डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर एंड फिनोमेना इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो होता क्या कॉन्सेप्ट, जो ऑर्डिनरी लाइट होती है उसको स्लिट के थ्रू पास करते हैं तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाती है, जैसे एक प्लेन में जाएगी। जैसे हमने किस में देखा है, जब रोशनी आती है ना खिड़की की दरार से, तो ऐसे सीधी आती है, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। तो इसको जब पास किया जाता है पोलरिमीटर ट्यूब से, तो
तीन पोलरीमीटर ट्यूब में पास करेंगे जिसमें सब्सटेंस रखा है, तो तीन केस बनते हैं। एक तो वो पहला केस तो ये है, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट एज इट इज पास कर जाए, यानी सब्सटेंस उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, यानी इसकी तरफ सब्सटेंस क्या है, इनएक्टिव है। किसकी तरफ, लाइट की तरफ, दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। दूसरा केस ये बन सकता है लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करे, और तीसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो इन दोनों केस में उसने लाइट के साथ छेड़छाड़ की, लाइट की तरफ एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी वो क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज को लिवो रोटेटरी। कोई भी सब्सटेंस है उसकी तीन कैटेगरी होती है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, डजंट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर क्लॉकवाइज तो डेक्स्ट्रो और एंटी क्लॉकवाइज लिवो। नेक्स्ट, सिमेट्रिक सब्सटेंस होते हैं, जो कि जो सिमेट्रिक सब्सटेंस होते हैं उनकी मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल होती है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। और जो अनसिमेट्रिक सब्सटेंस होते हैं उनकी मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल होती है, और वो क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहलाएंगे, उनको इनेंशियोमर्स भी कहते हैं। ठीक, तो समझ आया कि नहीं आया, कर लोगे, ये एग्जांपल मैंने दिया था। बस एक बात पहचानना सीख लो, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। अगर कोई कंपाउंड सिमेट्रिक है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। कोई कंपाउंड अगर अनसिमेट्रिक है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक, अब देखो सिमेट्रिक सब्सटेंस किसे कहते हैं, जिसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है, तीन टाइप का, कोस, पोस एंड एओएस। तो हम चेक करते हैं ओनली कोस एंड पोस, यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, एक वर्ड मैं आपको लिखवाना भूल गया था, जो कायरल मॉलिक्यूल होता है। कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, लिख लो, कायरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। और ए कायरल क्या हो जाएगा, इसका उल्टा जो है, ए कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसा क्यों, बिकॉज कायरो कहां से आया, कायरो वर्ड, कायरो वर्ड रूट है हैंड के लिए, और ये हाथ जो है इसकी पांचों उंगलियां समान नहीं होती, और इसका अगर मिरर इमेज भी बनाओगे ये ऐसा बनेगा, इसको इसके ऊपर सुपर इंपोज कराओगे तो नहीं करेगा। बोलो कोई डाउट है क्या, तो लिख भी लेना। वैसे कायरल मींस क्या होता है, अनसिमेट्रिक, और ए कायरल, कायरल का उल्टा दैट इज सिमेट्रिक, ऐसा भी लिख सकते हो। कायरल मींस हाँ अनसिमेट्रिक या एसिमेट्रिक भी बोल सकते हो, और ए कायरल मींस सिमेट्रिक, है ना। कैसा अजीब सी इंग्लिश है ना। नेक्स्ट, दिशा का बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे बेटा आपको, गॉड ब्लेस यू। दिशा का बर्थडे, सारे क्लैपिंग करो एक बार, वेरी गुड। बस अच्छे से तो बजा दो तुम ताली, कम से कम भंडारा लगवाए। चलो नेक्स्ट, कोस क्या होता है, ऐसा इमेजिनरी सेंटर मॉलिक्यूल में जहां से इक्वल डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में सेम एटम या ग्रुप प्रेजेंट हो। और पोस ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। ठीक, अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल एक ही केस में ऑप्टिकली एक्टिव होता है अगर चारों लिगेंड क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। और कभी भी स्क्वायर प्लेनर आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि उसमें हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। कौन सी, स्लाइस कट। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला, इसमें MA6 क्या है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, कोस पोस दोनों प्रेजेंट है। और MA5B ये क्या, कोस एब्सेंट है और पोस प्रेजेंट है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। MA4B2 इसके दो GI बनेंगे, सिस एंड ट्रांस, और दोनों में ध्यान रखना, इनमें दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री आती है, जिसके कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ट्रांस में तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी आती है। फिर MA4BC टाइप में क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, सिस और ट्रांस दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अगर MA3B3 टाइप की बात करें, इसके दो GI बनेंगे, फैक एंड मर, इनमें दोनों में ही सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं आता, बट प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है, जिसके कारण ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ठीक, फैक एंड मर बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ध्यान रखना, जिसमें कोस और पोस दोनों एब्सेंट हो गई वही क्या होगा, अनसिमेट्रिक, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव, अदरवाइज इनएक्टिव। MABCDEF GI कितने, 15, और 15 के 15 क्या है, अनसिमेट्रिक, तो 15 के 15 का 15 डेक्स्ट्रो 15 लिवो, टोटल क्या बनेंगे, 30। ऑप्टिकल आइसोमर लिख दो यहाँ पे, OI लिख लो, यहाँ पे भी OI लिखना ज्यादा सही है। तो कितने बने टोटल, 30, और टोटल 30 बनेंगे, 45 मत लिख देना।
ये एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एग्जांपल एक्सरसाइज एक क्वेश्चन है, MAA थ्राइस में क्या होगा? इसमें GI तो शो करता नहीं, लेकिन ये कंपाउंड जो होता है ये नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज बनाता है, तो इसके दो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बन गए। MAA ट्वाइस B2 में सिस और ट्रांस बनेगा। देखो पहला सिस ऐसा है जिसमें ना सेंटर ऑफ सिमेट्री ना प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, डेक्स्ट्रोलियो बनेगा। और MA इसका ट्रांस जो बनेगा उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों प्रेजेंट होता है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ज्योमेट्रिकल बन गए दो, और ऑप्टिकल आइसोमर 3, एक तो इनएक्टिव 2 एक्टिव, तो क्या बोलोगे? ये कितने बनेंगे? टोटल कितने बनेंगे? 3, सिस D सिस L और एक ट्रांस, टोटल 3 बने। ये देखो MA ट्वाइस BC, इसमें भी सेम, सिस का डेक्स्ट्रोलियो बनेगा और ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसके भी टोटल 3 बनेंगे, सेम है। MAA B2 C2, ये अच्छा एग्जांपल है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके GI कितने बने? 3 बने, और एक ही GI ऐसा है जो ऑप्टिकली एक्टिव है जिसके डेक्स्ट्रोलियो बनेंगे, तो ये पहले वाला, इसका डेक्स्ट्रोलियो बन गया, 2 बन गए इसके, एक इसका, टोटल कितने बन गए? 4। ये केस या ये तो वही हो गया ना, MAA ट्वाइस B2 टाइप हो गया, तो इसके GI 2 OI 3 और टोटल 3। सिस ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ट्रांस इनएक्टिव होगा। ये क्वेश्चन करा था, इसके टोटल 5 आइसोमर नहीं बनते हैं, रीजन इसमें 2 GI 3 OI बनते हैं, सही है। ये देखो COEN थ्राइस, अरे वो आ गया ज्योमेट्रिकल, इसमें 0 और ऑप्टिकल एक्टिव 2 बनेंगे। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। CONS3 5 NO2 NO थ्राइस टाइप, इसमें एक तो ये क्या करेगा? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, और ये सोलवेट, और ये NO2 की वजह से लिंकेज, और जब ये अंदर आ जाएगा तो MA4BC की वजह से GI भी शो करेगा, लेकिन OI शो नहीं करेगा। टोटल कितने बनेंगे? 10, और इसके 2 बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके लिए 4 थ्योरी पढ़ते हैं, VBT CFT, ये हमारे सिलेबस में है, LFT LFT और MOT हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आज हम ओनली VBT पढ़ रहे हैं। VBT क्या है? इसमें पहला इसका जंक्शन से कुछ, पहला जंक्शन क्या था? सेंट्रल मेटल एटम मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट लोन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड। दूसरा, सेंट्रल एटम के जो वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी या तो सेम होनी चाहिए या नियरली सेम होनी चाहिए। तीसरा, जब वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जो इनर सबसेल के ऑर्बिटल है, n-1d सबसेल के ऑर्बिटल जो है, अगर वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इज नोन एज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जिसका हाइब्रिडाइजेशन आता है D2sp3, और ये बनता है जनरली वीक फील्ड लिगेंड की कॉम्प्लेक्स में, और इसमें क्या बनते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। नेक्स्ट, अगर आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स sp3d2, जनरली वीक फील्ड लिगेंड के केस में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। नेक्स्ट, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो भाई। ये ऐसी स्लाइड है जहां से नीट एग्जाम में हर साल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा आता है, जो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखा गया है, ये एज इट इज आपको याद करना है, तो आपसे लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ लिया जाता है, ऑप्शन देके कौन सा करेक्ट है। तो इसका जनरल आइडिया ऐसे याद कर लो, सबसे वीक होते हैं जिनमें हेलोजन डोनर होता है, उससे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन डोनर वाले, उससे स्ट्रॉन्ग नाइट्रोजन डोनर वाले, सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बन डोनर वाले। अगर इतना भी आपको ध्यान है ना, तो आपका क्वेश्चन लगभग सोल्व होने के चांस रहते हैं। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उसकी स्ट्रेंथ कम, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, डोनर एटम की स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड बढ़ेगी। इसमें 4 पॉइंट ध्यान रखने क्वेश्चन सोल्व करते टाइम, 4 पॉइंट बताए क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। वाटर एंड अमोनिया वर्क एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इन केस ऑफ कोबाल्ट 3+ एंड कॉपर 2+ ओनली। ऑक्जेलेटो क्या है? ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये ओनली कोबाल्ट 3+ के केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा। F- वीक फील्ड लिगेंड है, बट निकल +4 के केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा। और सभी लिगेंड 4D एंड 5D मेटल के केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराते हैं? पेयरिंग कराते हैं। ये पैरामैग्नेटिक जो होते हैं वो स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, डायमैग्नेटिक स्पिन पेड कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। ये न्यू का फॉर्मूला तुम्हें पता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 sp हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री लीनियर, 4 में sp3 टेट्राहेड्रल, 4 dsp2 स्क्वायर प्लेनर, और dsp2 में कौन सा ऑर्बिटल यूज करते हैं? d का dx2 y2 s px और py, और 5 में sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और 5 में dsp3, इसमें भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन इसमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, उसमें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। 6 में ऑक्टाहेड्रल आएगा, sp3d2 है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और d2sp3 तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। फिर मैंने आपको ये सिखा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में Ag+ वाला एग्जांपल आता है बस, ठीक। इसमें ना Ag+ में 4D10 होता है, ये डायमैग्नेटिक बनता है, और इसका sp लीनियर आता है। ये 3 एग्जांपल लिख रखे हैं।
NiCl4 2-, निकिल 2+ में है, 3D8 हो जाएगा, तो क्लोराइड आयन है वो पेयरिंग नहीं कराएगा, और पेयरिंग नहीं कराएगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। ठीक, टेट्राहेड्रल, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, न्यू इक्वल टू 2.84, पैरामैग्नेटिक स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। ऐसे ही NiBr4 2- का हो जाएगा। सिमिलरली ये एग्जांपल्स है, MnBr4 2- में भी, COCl4 2- में, FeF4 2- में, कॉपर Br2 2- में, ZnNH3 2- में, सारे वीक फील्ड लिगेंड है। बस ये देखना Mn2+ में 3D5, सबका sp3 टेट्राहेड्रल होगा, इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट 2+ में 3D7, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, Fe2+ में 3D6, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2+ में 3D9, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जिंक 2+ में 3D10 है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। NiCO4 में क्या हो जाता है, 3D8 4s2 होता है, CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 4s वालों को पेयरिंग करा देगा 3D में, जिसके कारण इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, टेट्राहेड्रल डायमैग्नेटिक स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है। NiCl4 2- पैरा होता है, NiCO4 डाया होता है, क्योंकि Cl- क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करा पाएगा, CO पेयरिंग करा देता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। NiCl4 2- में यहाँ पे निकिल 2+ है, 3D8 है, तो अब साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग कराएगा, तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनेगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। सिमिलरली MnCN4 2- में देखो, Mn2+ में 3D5 है, तो 3D5 में T2G Eg0 कॉम्प्लेक्स, Eg0 होता है, तो इसमें ना 2 ऑर्बिटल खाली है, Eg वाले दोनों, dz² भी और ये dx²y² भी, तो ओनली dx²y² हाइब्रिडाइजेशन करेगा DsP2 स्क्वायर प्लेनर, है ना। ये वाला देख लो, ये कॉपर के सारे, वाटर, अमोनिया, ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो DsP2 आएगा इनमें, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ये 3D से 4p में एक्साइट करा देता है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक, एक ध्यान रखना, ब्लू विट्रोल में एक ही वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, बाकी 4 कोऑर्डिनेट करते हैं कॉपर 2+ को, और ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। कोई भी PT PD आएगा 4D 5D का, उसमें हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेंगे, कोई भी लिगेंड हो, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आता है, सारे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री डायमैग्नेटिक होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कॉपर 3+ में साइनाइड क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम, 3D6 सारे पेयरिंग में आ गए, पेयरिंग में आ गए, तो ये देखो 3D6 वाले यहाँ पे पेयरिंग में हो गए तीनों, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ऑक्टाहेड्रल डायमैग्नेटिक स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है। MnCN6 3- में, इसमें 3D4 है, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन T2G 4 हो जाता है, 2 पेयरिंग में आ गए, 2 अनपेयर्ड रह गए, तो D2sp3 आएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ये भी, लेकिन पैरामैग्नेटिक है, बट 4 के बजाय 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। FeCN6 4- में, Fe2+ में 3D6 ऑल पेयरिंग में है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ठीक, स्पिन पेयर्ड आएगा, ये भी डायमैग्नेटिक है, जबकि Fe+3 में ये वाला एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि 3D5 है, तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया। देखो दोनों में Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन ये डाया, ये पैरा। ये कोबाल्ट 3+ के साथ ऑक्सीजनेटो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, डायमैग्नेटिक होगा। निकिल +4 के साथ F- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा, इसमें भी 3D6 है, तो सारे पेयरिंग हो जाएंगे, तो D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक आता है। ठीक, कोबाल्ट के साथ +3 में वाटर हो या अमोनिया हो, En तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी, और पेयरिंग की वजह से 3D6 हो गया, तो सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, तो ये डायमैग्नेटिक है, D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ऐसे ही अब कोबाल्ट 2+ और कोबाल्ट 2+ में वाटर और अमोनिया दोनों वीक फील्ड लिगेंड है, 3D7 कॉन्फ़िगरेशन, कोई पेयरिंग नहीं हुआ, तो अब पेयरिंग नहीं होगा तो 4s और 4p 4d के साथ पेयरिंग करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बना, क्योंकि देखो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स यूज करेंगे पैरामैग्नेटिक के लिए, है ना, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हुआ, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। कोबाल्ट 2+ के केस में वाटर और अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम नहीं करेंगे। देखो 2 टाइप के लिगेंड होते हैं, एक तो पैरा, एक डाया। डाया वो होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, इनको स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। पैरा वो होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। अगर किसी में पेयरिंग नहीं हुई है, जहां पे वीक फील्ड लिगेंड है, वहां पे पेयरिंग नहीं हुई, सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा पैरा वाला। और कहीं ऐसा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, पेयरिंग होने के बावजूद भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए, वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। ठीक, निकिल के साथ अमोनिया वाटर दोनों वीक फील्ड लिगेंड का काम करेंगे, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा sp3d2, पैरा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है क्योंकि कोई पेयरिंग नहीं है। ठीक, ऐसे ही COF6 3-, इसमें भी पेयरिंग नहीं है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स sp3d2 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स,
ऐसे ये दोनों एग्जांपल FeF6 3O- और MnCl6 3- के अनपेड इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर लेना। क्रोमियम +3 अगर है, क्रोमियम +3 में होता है 3d3, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों क्या आएंगे, ऐसे लिखे जाएंगे, तीनों कल सिखाऊंगा, T2G3 Eg0, तीनों क्या आएंगे, अनपेड आएंगे हमेशा। और तीनों में हमेशा क्या बनेगा, D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। CrCO6 3d5 4s1 होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 की 6 पेयरिंग हो गई, तो D2sp3 ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। फिर FeCO5, इसमें 3d6 और 4s2 होता है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, तो आठों 3d में पेयर हो जाते हैं, तो 3d का एक खाली हो गया, 3d का जो एक खाली हुआ वो 4s और 4p के तीनों DsP3 बनाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और डायमैग्नेटिक बन जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये आपके सामने स्ट्रक्चर आ जाएगा। क्रिस्टल फील्ड थियरी पोस्टुलेट्स क्या है, क्रिस्टल फील्ड थियरी ये कहती है कि एनायनिक लिगेंड जो है दे आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज, और न्यूट्रल लिगेंड लाइक वाटर एंड अमोनिया दे आर कंसिडर्ड एज टाइनी डाइपोल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था कि इसने माना कि मेटल और लिगेंड में कोई कोवलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनता है, बल्कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज प्योरली आयोनिक है। थर्ड पॉइंट, इसने ये बोला कि जो 5d ऑर्बिटल होते हैं वो डीजेनरेट है, यानी उनकी एनर्जी सेम है। चौथा एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो बोलता है जब मेटल और लिगेंड जब मेटल आयन को अप्रोच करते हैं, मेटल एटम को आयन को अप्रोच करते हैं, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है, जो इन 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल की डीजेनरेसी को डिस्ट्रॉय कर देती है और उनको स्प्लिट कर देगी T2G एंड Eg ऑर्बिटल में, विच इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, दैट इज CFSC। और पांचवा पॉइंट, CFSC किसके केस में ज्यादा होती है, SFL के केस में, देन WFL। CFSC ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब मेटल को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब 6 लिगेंड अप्रोच करते हैं, वो 6 ऐसे चारों तरफ से घेर लेते हैं उसको, वो आयन जो आएंगे या न्यूट्रल मॉलिक्यूल आएंगे वो ऐसे घेर लेंगे चारों तरफ से, और वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं फिर बाद में, है ना। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जब बनाते हैं क्या होता है, असल में स्प्लिटिंग क्यों हुई, क्योंकि देखो लिगेंड्स जो अप्रोच कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल का मतलब हो गया स्क्वायर बाई पिरामिडल, तो 4 तो आएंगे स्क्वायर में और 2 आएंगे अलोंग जेड एक्सिस, XY प्लेन में और जेड एक्सिस के लोग, ऐसा ही होगा। तो वो जो लिगेंड आता है वो आएगा एक्सिस के लोग, यानी 90 डिग्री पे आएंगे। आप सारे देखो ना ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सारे बॉन्ड कितने बनते हैं, 90 में ना, तो इसमें लिगेंड किसके अलोंग आते हैं, 90 डिग्री के अलोंग आते हैं, यानी अलोंग द एक्सिस आएंगे। तो जब अलोंग द एक्सिस आएंगे DXY, DXZ और DYZ, इनके तो सामने नहीं आएंगे, मेटल ऑर्बिटल के सामने लिगेंड नहीं आएगा, और मेटल ऑर्बिटल के सामने नहीं आएगा तो रिपल्सन कम होगा, एनर्जी कम होगी। लेकिन DX2, Y2 और DZ2 के केस में क्या होगा, वो अलोंग द एक्सिस होते हैं उनके ऑर्बिटल, तो लिगेंड्स डायरेक्टली पॉइंट करेंगे, सामने आएंगे, बिल्कुल रिपल्सन ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, इसलिए आप T2G ऑर्बिटल की एनर्जी कम और Eg की ज्यादा दिखाते हो। और Eg कौन से हैं, DX2, Y2, DZ2, और यही ऑर्बिटल होते हैं जो 4s और 4p के साथ इंटरमिक्सिंग करके क्या बनाते हैं, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। नहीं समझे, नेक्स्ट CFSC ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ये मैंने आपको बता दिया पांचों को, इसको बेरी सेंटर कहा जाता है एनर्जी जब सेम हो, तो ये जो एनर्जी गैप होता है दिस इज CFSC, डेल्टा नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, 10dq भी लिख देते हैं, पुरानी बुक्स में लिखा गया है। तो अब T2G और Eg जब टूटेंगे ना, तो T2G के एक ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी होती है, -2/5 डेल्टा नोट, और इसकी +3/5 डेल्टा नोट। ऐसा हमने क्यों लिखा, अगर हम इसको ग्राउंड स्टेट को 0 मान लें जब स्प्लिटिंग नहीं हुई है, तो ऊपर जाएगा तो प्लस, नीचे आएगा तो माइनस, इसलिए माइनस और प्लस साइन दिखाए हैं। CFSC क्या होती है, NT2G इंटू -2/5 डेल्टा नोट प्लस NEG इंटू 3/5 डेल्टा नोट प्लस P। यहाँ पे क्या है, NT2G नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल्स, NEG नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल, और ये P पेयरिंग एनर्जी होता है, एक पेयर बना तो एक P लिख देना, 2 पेयर बने तो 2P लिख देना। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सभी के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखा, D1, D2, D3, D10 तक, सभी के लिए, वीक फील्ड लिगेंड के केस में भी और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में भी, और ये भी बता कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितना मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेंगे तो वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होती है, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे, D1 के लिए T2G1 Eg0, D2 के लिए T2G2 Eg0, फिर T2G3 Eg0, T2G3 Eg1, ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में नहीं जाएगा, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या होता है, एनर्जी गैप कम होता है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करने के बजाय ऊपर जाएगा। जैसे मैंने क्या बताया आपको, अगर आप कोटा में एक हॉस्टल लेने जा रहे हैं जिसमें 10 फ्लोर है,
आपको बताया गया कि फर्स्ट फ्लोर पे सारे सिंगल रूम बुक हो चुके हैं, आपके लिए सेकंड फ्लोर पे सिंगल रूम अवेलेबल है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सेकंड फ्लोर पे चले जाओ, सिंगल रूम में अकेले रह लो, लेकिन आपको सीढ़ियों से अप डाउन करना पड़ेगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंगल ही रहना पसंद करेंगे। दूसरा केस, आपका दोस्त उसी हॉस्टल में आता है, कुछ दिन बाद उस लगभग सारा हॉस्टल भर चुका है, फिर वो बोलते हैं कि सारे रूम क्लोज हो चुके हैं, बस 10th फ्लोर पे हमारे पास रूम खाली है। ठीक, आप 10th रूम पे सिंगल रह सकते हैं। अगर फर्स्ट फ्लोर पे रहेंगे तो उसमें क्या करना है, आपको शेयरिंग में रहना होगा। तो आपका दोस्त क्या बोलेगा, भाई सीढ़ियों, आपके हॉस्टल में लिफ्ट तो है ही नहीं, सीढ़ियों से आने जाने की बजाय मैं क्या करूंगा, फर्स्ट फ्लोर पे शेयरिंग में रहना पसंद करूंगा, तो वो पेयरिंग हो जाएगी। तो आप समझो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का केस होगा जिसमें CFSC ज्यादा होती है, और वीक फील्ड लिगेंड का केस आपके वाला हो गया जिसमें एनर्जी गैप कम होता है, तो सेकंड फ्लोर से अप डाउन करना आसान होगा। तो इसलिए इसमें पेयरिंग नहीं होगी। T2G3 EG1, T2G3 EG2, T2G4 EG2, T2G5 EG2, कर लोगे ऐसे T2G6 EG2। और इधर अगर देखोगे, इधर T2G1 आया D1 के लिए, फिर T2G2 T2G3, तो चौथा इलेक्ट्रॉन या तो पेयरिंग करे या ऊपर जाए, ऊपर नहीं जाएगा एनर्जी गैप ज्यादा, T2G4 EG0, कर लोगे ऐसे। तो सबका आपने देखा D4 D5 D6 D7 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या मैग्नेटिक मूवमेंट कॉन्फ़िगरेशन अलग आता है, बाकी D1 D2 D3 D8 D9 D10 का कॉन्फ़िगरेशन सेम आता है। बोलो कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है जो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता? D1 D2 D3 D8 D9 D10 नहीं करता। आंसर 4। हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म किसके लिए है? अब आप क्या करोगे, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये वीक फील्ड लिगेंड, तो इनके लिए फिर कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखोगे, या मेटल आयन में कितने इलेक्ट्रॉन, जो पीछे आपने लिख रखा, कर दोगे ऐसे। नेक्स्ट, ये न्यू इक्वल टू 2.84 किसके लिए आएगा? D6 यानी वीक फील्ड लिगेंड, T2G4 EG2 लिखोगे। D5 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में T2G5 EG0, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसमें 4 था। D8 इन वीक फील्ड लिगेंड T2G6 EG2 होता है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। D7 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में T2G6 EG1, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, तो आंसर इसका 3 आ जाएगा। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन CFSC लिखना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, D6 इन वीक फील्ड लिगेंड T2G4 EG2, CFSC कैसे लिखोगे? 4 into -2/5 डेल्टा T नोट होती है, इसके T2G वालों की, +2 into 3/5 डेल्टा नोट होती है वीक उसके EG की, और पेयर एक ही बनेगा, कर दोगे ऐसे। ठीक, नेक्स्ट, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जनरली बनते हैं किसके केस में? वीक फील्ड लिगेंड के केस में, लेकिन NiCO4 देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में बन रहा है, और यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है उसमें एंगल कितना आता है? 109 डिग्री 28 मिनट, यानी लिगेंड जो आएगा अब 90 में नहीं आएगा, कहीं ना कहीं, अगर ये 90 एंगल है तो देखो कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है, तो लिगेंड विल अप्रोच बिटवीन द एक्सिस, और अगर ऐसा होगा तो DXY DYZ DXZ इस पर ज्यादा रिपल्सन फील करने वाले हैं, क्योंकि वो भी एक्सिस के बीच में होते हैं, तो इनका रिपल्सन ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा, और DX2 Y2 DZ2 ये सामने नहीं आएंगे इस बार लिगेंड के, तो इनकी रिपल्सन कम, एनर्जी कम। ये देखो, इसलिए आपके दो ऑर्बिटल जो है DX2 Y2 DZ2 वो नीचे आ गए और वो 3 ऊपर चले गए, तो E की एनर्जी कम, T2 की ज्यादा। तो यहाँ पे EG और T2G नहीं लिखते, EG और T2G यूज किया जाता किसके लिए? सिमिट्री के लिए। किसके केस में? ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ये NCERT की लाइन है। ये CFSC जो मैंने लिखवाई ना, ये छोड़ दो, ये नहीं आती टेट्राहेड्रल में, तुम्हारे ऑक्टाहेड्रल की पूछता है बस। इधर आ जाओ, कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे सभी, D1 D2 D3, बस इस बार ये करना E में पहले लिखना, E1 T20 E2 T20 E2 T21 E2 T22 E2 T23 और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देख लोगे ना सब। ये क्वेश्चन छोड़ दो, CFSC कैसे कैलकुलेट करते हैं, टाइम पास के लिए सिखाई थी। ये अच्छा क्वेश्चन, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, तो आप लिखोगे Mn2+ है 3d5 वीक फील्ड लिगेंड, नो पेयरिंग, E2 T23 पांचों अनपेयर्ड, वीक फील्ड लिगेंड है कोबाल्ट 2+ 3d7 E4 T23 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, Ni2+ में वीक फील्ड लिगेंड है 3d8 E4 T24 n = 2, और NiCN4 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सबकी पेयरिंग करा देगा। जो इसमें ना E ऑर्बिटल में, EG ऑर्बिटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं उनकी भी पेयरिंग करा देगा, समझे? तो इसमें 0 आ जाएगा। तो ऐसे 1 के सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उससे कम 2 में, उससे कम 3 में, सबसे कम 4 में। ये स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, सबसे स्टेबल 30 से ज्यादा 4d के, 40 से ज्यादा 5d के, और स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम होती है। तो FeCN6 to 4- FeCN6 3- इसमें Fe3+ में, इसमें +2 में, तो 3 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिगेंड स्ट्रेंथ होती है। इन दोनों में आपने किससे किया? ऑक्सीडेशन स्टेट से, और CO की सबसे ज्यादा हो जाएगी FeCO5, क्यों? क्योंकि लिगेंड स्ट्रेंथ ज्यादा है। और हमेशा ध्यान रखना, चिलेट लिगेंड हमेशा मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चिलेट जहां पे आंसर ऑप्शन दिख जाए वो आंसर है।
और डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट होता है। इसके दो रीजन है। ऐसा क्यों? 4/9 इसलिए हो जाता है, एक तो टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड, इसमें 6 लिगेंड, तो ये 2/3 फैक्टर से बढ़ गया, तो मतलब घट गया टेट्राहेड्रल का। दूसरा, टेट्राहेड्रल में लिगेंड जो है वो किसके लॉन्ग अप्रोच करता है? बिटवीन द एक्सिस, तो 2/3 उसके कारण घट गया। नेक्स्ट कंक्लूजन, सीएफटी क्या क्या एक्सप्लेन करती है? फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, कलर एंड मैग्नेटिक डेटा। ठीक, लिमिटेशन क्या है इसकी? भाई इसने एनायनिक लिगेंड को पॉइंट चार्ज माना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की, तो एनायन में ज्यादा अट्रैक्शन होना चाहिए ना एनायनिक लिगेंड में इन कंपैरिजन टू न्यूट्रल लिगेंड, लेकिन और एनायनिक लिगेंड में अट्रैक्शन ज्यादा, तो उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, बल्कि एनायनिक लिगेंड लाइक हैलाइड आयन वो तो सबसे पीछे है, और सीओ कार्बोनिल जो न्यूट्रल वो सबसे आगे है। ठीक, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये कोवलेंट कैरेक्टर की बात नहीं इसने की, ये बोल रहा है ओनली प्योर आयनिक है, प्योर आयनिक का भी बॉन्ड हो ही नहीं सकता, तो कोवलेंट कैरेक्टर उसमें होता है, विच इज एक्सप्लेन्ड बाय एलएफटी एंड एमओटी, विच इज बियॉन्ड प्रेजेंट स्कोप, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें मेटल और कार्बन में बॉन्ड प्रेजेंट होता है। बॉन्ड आपका सिग्मा भी हो सकता है, वो पाई बॉन्डेड भी हो सकता है, और सिग्मा पाई बॉन्डेड भी हो सकता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सिग्मा बॉन्डेड ओएमसी। इसमें दो इंपॉर्टेंट है जो आपके एनसीईआरटी में है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट है आरएमजीएक्स, और जिगलर-नाटा कैटालिस्ट TiCl4Al C2H5 थ्राइस। बाकी ये है ना आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो इनको पढ़ो तो पढ़ दो, है ना। फ्रैंकलिन रीजेंट R2Zn, डाइकल कैडमियम R2CD, गिलमांस रीजेंट R2LiC, फिनाइल लिथियम, ये फिनाइल के ऊपर लिथियम लगा, टेट्राइथाइल हाइड, ये आप जानते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट पाई बॉन्डेड ओएमसी, इसको बिल्कुल छोड़ दो, ये सिलेबस में नहीं, कोचिंग वाले फालतू में पढ़ाते हैं। फिर इसके बाद सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ओएमसी, इसमें होती है सिनर्जिक बॉन्डिंग, और सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है मेटल कार्बोनिल्स में। क्या होता है? जब कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, तो मेटल का जो फील्ड ऑर्बिटल है वो वापिस साइमल्टेनियसली अपने फील्ड ऑर्बिटल से कार्बोनिल ग्रुप के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगता है। दिस इज नोन एज सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब इसके पहले 3 बॉन्ड कार्बन के यहां थे ऑक्सीजन के साथ, अब इसने सिग्मा बनाया, 4 हुए, अगर वापिस ये पाई बनाएगा तो क्या होगा? बोलो, यहां पे CO बॉन्ड ऑर्डर घटने लगेगा, CO बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, तो एज सिनर्जिक बॉन्डिंग इंक्रीज, CO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज, CO बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। तो आप इनमें देख रहे हैं यहाँ पे ये कार्बोनिल सारे Mn प्लस में, क्रोमियम 0 में, वेनेडियम माइनस में, तो जहां पे माइनस में होगा वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कम और बॉन्ड लेंथ ज्यादा। ऑर्डर समझ में आया? नेक्स्ट ये ध्यान रखना है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। NiCO4 क्या है? टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। बोलो कोई डाउट नहीं है ना? नेक्स्ट है पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, ये FeCO5 DsP3 हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। CrCO6 हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0 D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना चाहिए, Mn2CO10, ये होता है डेका कार्बोनिल डाइमैग्नीज 0। इसमें क्या है? यहां पे ना ये एक स्क्वायर के फॉर्म में है, ये 4 ऐसे जुड़े हैं स्क्वायर के फॉर्म में, ये ऐसे 4 स्क्वायर, और एक CO ऐसे जुड़ा है, तो ये बन गया आपका स्क्वायर पिरामिडल। तो 2 स्क्वायर पिरामिडल यूनिट जुड़ी है Mn बॉन्ड के थ्रू, ये पूछा जा सकता है एनसीईआरटी से। ठीक, नेक्स्ट CO2CO8 ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट 0, तो इसमें CO बॉन्ड जुड़ा होता है किसके थ्रू? 2 CO मॉलिक्यूल के थ्रू, जिनको ब्रिजिंग CO ग्रुप भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है? जिगलर-नाटा कैटालिस्ट, ये पॉलीमराइजेशन में यूज किया जाता है। विल्किंसंस कैटालिस्ट हाइड्रोजनेशन में यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट है RHClPPS थ्राइस, इसका फॉर्मूला होता है क्लोराइडो ट्राइफिनाइल फोस्फिन रोडियम 1, ये इसका यूपीएससी नेम है। इसमें ना क्लोरीन सारे लिगेंड 45D मेटल केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काम करते हैं, इसलिए DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। नेक्स्ट ये रहने दो, ये फंगिसाइड होता है इथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड। कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों शो करते हैं? ड्यू टू DD ट्रांजिशन। DD ट्रांजिशन होता है इनमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के कारण। ठीक, तो जिसमें लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसकी CFSC ज्यादा, एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा, लैम्डा एब्जॉर्ब क्या हो जाएगा? कम। तो अगर आपको मॉलिक्यूल्स देके, आपको कॉम्प्लेक्स देके ये पूछ ले लैम्डा एब्जॉर्ब किसमें ज्यादा होगा, तो इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, जिसमें CFSC ज्यादा होगी उसमें लैम्डा एब्जॉर्ब क्या होगा? कम होगा। बोलो कोई डाउट नहीं है? अब यहां पे जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर याद करने हो, कॉम्प्लीमेंट्री कलर याद करना बिल्कुल आसान है। आप विबग्योर पढ़ते हैं, विबग्योर में से आई हटाओ और ऐसे लिख दो VBGYOR, विबग्योर हो गया ना, बस आई गायब कर दिया बीच में से, तो V के सामने कौन आया?
ये वॉयलेट के सामने येलो, ब्लू के सामने ऑरेंज, ग्रीन के सामने रेड, तो ये ऐसे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं। ठीक, FeH2O6 2+ ग्रीन है और ये FeCN6 वॉयलेट है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट लिगेंड है तो डिफरेंट CFSC, तो लैम्डा एब्जॉर्ब डिफरेंट, कलर विल बी डिफरेंट। ये देखो फिर ये आ गया NiH2O6 ग्रीन कलर्ड कंपाउंड है। अगर इसको ना दो वाटर मॉलिक्यूल को एक इथाइलिन डायमीन से रिप्लेस कर देंगे तो पेल ब्लू हो जाएगा, और दो इथाइलिन डायमीन से रिप्लेस कर देंगे ब्लू पर्पल हो जाएगा, 3 से रिप्लेस कर देंगे वॉयलेट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद अगर आपका लिगेंड एब्सेंट है तो उसके केस में आपका DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता, कॉम्प्लेक्स कलरलेस भी हो सकता है। जैसे ये जो TiH2O6Cl3 ये वॉयलेट है, हीट कर दिया पानी उड़ गया, कलरलेस हो जाएगा। CuSO4.5H2O ये व्हाइट हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि कलरलेस ही हो, जैसे वो तो कलरलेस हुआ ये नहीं हुआ। ठीक, और ये जो KMnO4K2Cr2CnCr2Cl2F ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स ये कलर शो करते हैं ड्यू टू स्टार्स ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से मैं बोल रहा हूं कि इस बार नीट 2026 में क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि IIT और JEE मेंस में आ चुका है। रूबी का कलर कैसा होता है? रेड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम 3+ आयंस एट सम साइड, और ये कितना परसेंट होता है? 0.5 से 1%। और एमरोल्ड का कलर होता है ग्रीन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम 3+ आयंस एट ऑक्टाहेड्रल साइड्स। एमरोल्ड का दूसरा नेम क्या है? बेरिल। बेरिल इज कॉमन और ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। वेरी गुड। बेरिल का फॉर्मूला क्या है? 3BeO.Al2O3.6SiO2, या बोल सकते हो Be3Al2Si6O18। ठीक, क्वेश्चन आया था जेईई मेंस में, रूबी एंड एमरोल्ड आर रेड एंड ग्रीन कलर्ड जेमस्टोन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिस्पेक्टिव आयंस। क्या आंसर होगा? दोनों में क्रोमियम 3+, क्रोमियम 3+, और इन बेरिल दैट इज BeXAl2Si6O18, X इज 3। ये IIT का क्वेश्चन है, हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में यहां से आ सकता है। स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, मान लीजिए एक एक स्टेप करके हम ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, जैसे ये CuNH3 4 2+ बनाया आपने 4 स्टेप में, तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे जाएंगे K1 K2 K3 K4। तो इन चारों रिएक्शन को ऐड करके जब ओवरऑल रिएक्शन लाएंगे इसका कॉम्प्लेक्स आएगा, इसको बोलते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा 4 भी लिख देता है NCERT, और ये होगा बीटा विल बी इक्वल टू K1 × K2 × K3 × K4 व्हिच इज नोन एज ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट या ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स। अगर इसका इनवर्स कर दे 1/β4 कर दे, क्या हो जाएगा? वो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट या कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपकी पुरानी एनसीईआरटी में है, IIT एडवांस में आ चुका है, नीट में आज तक नहीं आया है। क्या क्वेश्चन है? कैलकुलेट ओवरऑल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ CuNH3 4 उसका बीटा दे रखा आपको, बीटा यानी स्टेबिलिटी कांस्टेंट दे रखा, कितना? 2.1 × 10⁻13। तो डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? या इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट बोल दो, तो 1/β। तो सोल्व कर देंगे या नहीं कर देंगे? नेक्स्ट, एक क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। भाई इनकी बीटा की वैल्यू दे रखी है, जिसका बीटा ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहला हम पढ़ते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसमें फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है डिटेक्शन ऑफ निकिल 2+ आयन। निकिल 2+ आयन डिटेक्ट किया जाता है कैसे? DMG के साथ बेसिक मीडियम में कॉम्प्लेक्स बना के। जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसका कलर कैसा आएगा? रोजी रेड या स्कारलेट रेड। और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें निकिल 2+ का हाइब्रिडाइजेशन DsP2। ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर। चिलेट्री के रिंग बनेगी कितनी? 2 रिंग बनेगी कितनी? 5 मेंबर्ड। और 2 बनेगी दो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिंग बनेगी 6 मेंबर। बस ये IIT में आया था, यहीं से क्वेश्चन आ सकता है, कर लेंगे। नेक्स्ट, डिटेक्शन ऑफ कॉपर 2+ आयन। अगर कॉपर 2+ आयन एक्वस सॉल्यूशन में लिया तो लाइट ब्लू कलर देता है, अमोनिया पास कर दो डीप ब्लू कलर बन जाएगा ड्यू टू CuNH3 2+ कॉम्प्लेक्स बनने से। और कॉपर 2+ को K4 FeCN6 के साथ ट्रीट करते हैं, चॉकलेट के जैसा ब्राउन कलर आएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Cu2 FeCN6। डिटेक्शन ऑफ Fe3+ आयन। Fe3+ आयन थायोसाइनेटो लिगेंड के साथ क्या करता है? FeSCN2+ कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसका कलर ब्लड के जैसा गाढ़ा लाल होता है। डिटेक्शन ऑफ सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन को ट्रीट करते हैं किसके साथ? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ, जो ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स होता है। और ये Na2S के साथ, सल्फाइड आयन के साथ क्या बना लेता है? Na4 FeCN5NOS वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिसका नेम होता है सोडियम पेंटासाइनाइड नाइट्रोसोनियम सल्फाइडो फेरेट 2।
सेकंड, हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव भी करते हैं और एस्टिमेशन भी करते हैं बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स विद ईडीटीए। और एस्टिमेशन इसलिए कर लिया जाता है क्योंकि ईडीटीए के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा उनकी स्टेबिलिटी अलग अलग आएगी। मेडिकल फील्ड में सिस्प्लेटिन को यूज करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। और दूसरा पॉइंट क्या था, लेड पॉइजनिंग को ट्रीट किया जाता है कैल्शियम ईडीटीए के साथ, क्योंकि लेड ईडीटीए कॉम्प्लेक्स बनेगा वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा, जबकि कैल्शियम 2+ आयन बॉडी में रह जाएंगे, हार्मलेस होते हैं। और कॉपर और आयरन को बॉडी से कैसे निकाला जाता है, बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स विद चिलेट लिगेंड लाइक डी पेनिसिलअमीन, ये कॉपर के साथ बनाता है, और डेस्फेरियोक्साइम ये आयरन के साथ बनाता है। तो फेरी से याद कर लो आयरन, ठीक। मेटलर्जी में अच्छा एक वो क्या था, विटामिन B12 इज नोन एज साइनोकोबालामिन, इसमें सेंट्रल मेटल होती है कोबाल्ट, और ये एंटी पर्नीशियस एनीमिया फैक्टर है ना, अगर ब्लड में आरबीसी कम हो जाए तब दिया जाता है ना विटामिन B12, है ना। इसके बाद और हेमोग्लोबिन में Fe2+ होता है, ये रेड कलर्ड कॉम्प्लेक्स है, और मायोग्लोबिन में Fe3+ होता है। इंसुलिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज और कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इनमें जिंक प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर्ड कॉम्प्लेक्स है, ठीक। मेटलर्जी में मोल्ड प्रोसेस के थ्रू निकिल को प्यूरिफाई करते हैं। प्रोसेस क्या है, इंप्योर निकिल को ट्रीट करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है लगभग 350 केल्विन, 330 से 350, ये बनाएगा NiCO4 वोलेटाइल, ये वेपर्स बन जाएंगे, इनको इकट्ठा कर दो। वेपर्स में कौन चला गया, निकिल, उसको डिकम्पोज कर दो, 450 से 470 केल्विन में प्योर निकिल मिल जाएगा। नेक्स्ट, नोबल मेटल लाइक Ag और Au, सिल्वर गोल्ड प्यूरिफाई की जाती है इस प्रोसेस से। इनको इंप्योर मेटल को साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ A2 एंड वाटर, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। MCN2 बना लेंगे। MCN2 क्या करेगा, एक्वस मीडियम में जिंक के साथ ट्रीट करने पे जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इसको डिस्प्लेस कर देगा। बोलो कोई डाउट, पक्का। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है सिल्वर या गोल्ड की, मेटल आयन फॉर्म में नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स के साथ। तो इन कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक्स एलिमेंट डाल के इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में AgBr को डिकम्पोज किया जाता है, सनलाइट में कुछ रह जाता है तो बचे हुए को डिकम्पोज करते हैं Na2H2O3 हाइपो के साथ। तो हाइपो के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, Na3AgS2O3 ट्वाइस, या लिख सकते हो AgS2O3 ट्वाइस और ब्रैकेट 3-, ठीक। नेम होता है इसका सोडियम थायोसल्फेटो डाइथायोसल्फेटो अर्जेंटेट 1, कर लोगे भाई। और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइपो होता है Na2H2O3.5H2, ये करना था।